हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री डिसिप्लिन के एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। इससे पहले 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर वीडियो अपलोड कर दी गई है, आप उसको चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज इस चैनल पर अभी हिस्ट्री और पोल साइंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किए जाएंगे। देखिए, ये जो भी मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ, ये वो क्वेश्चन है जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर में बार बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी तैयारी आप अवश्य करके जाए। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? 1857 की क्रांति के कारण तथा प्रभाव बताइए, या फिर 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध था, विवेचना करो। ठीक है, कोई सा भी रूप आपको क्वेश्चन पेपर में दे सकते हैं, तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसका आंसर हमारे पास है। क्या है आंसर? 1857 में भारतीय विद्रोह भारत में ब्रिटिश सत्ता का विरोध करने वाला एक घातक और हिंसक विद्रोह था। ठीक है, ये विद्रोह किसका विरोध करता था? ब्रिटिश सरकार का विरोध करता था। और ये विद्रोह जो था, ये बहुत ज्यादा घातक था और इस विद्रोह के अंदर बहुत ज्यादा हिंसा भरी हुई थी। ठीक है, सिपाही विद्रोह और 1857 का भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध एक ही घटना के दो वैकल्पिक रूप है। देखिए, इसको ना सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है और भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू है ये। इसे भारतीय इतिहास में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के लिए पहला विद्रोह माना जाता है। 1857 की क्रांति को समझना आसान नहीं था। बड़े बड़े इतिहासकारों ने 1857 की क्रांति के स्वरूप को समझने के लिए बड़ा ही अध्ययन किया। ठीक है, जो यहाँ पर बी डी सावरकर है, इन्होंने 1904 में एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समान की स्थापना की। इन्होंने 1909 में एक पुस्तक भी प्रकाशित की। पुस्तक का नाम क्या था? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ठीक है, था। इस पुस्तक में इन्होंने क्या कहा? इस पुस्तक में इन्होंने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। अब आगे देखते हैं। देखिए, लॉर्ड कैनिंग के गवर्नर जनरल के रूप में शासन करने के दौरान ही 1857 की महान क्रांति हुई। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 1857 की क्रांति कौन से गवर्नर जनरल था उस टाइम पे जब हुई थी, तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गया। इस क्रांति की शुरुआत तो एक सैन्य रूप में हुई थी, परंतु धीरे धीरे क्या हुआ, इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया। देखिए, क्वेश्चन कई बार ये भी दिया जाता है, 1857 का विद्रोह सेना विद्रोह था, पर ये जनव्यापी विद्रोह में कैसे बदल गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आता है, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह कहा गया, स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। 1857 की इस महान क्रांति के स्वरूप को लेकर विद्वान एक मत नहीं है। इस बारे में विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं, जो इस प्रकार से। देखिए, कभी भी हम हिस्ट्री लिखते हैं, ठीक है, इतिहास लिखते हैं, तो इतिहास के अंदर अंदर क्या करते हैं हम ना, लगभग का यूज करते हैं, क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता है ना। तो इसमें क्या है, विद्वानों का मत भी अलग है। कभी भी सभी विद्वानों का मत एक जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी जो विचारधारा होती है, उनके जो दृष्टिकोण होते हैं, प्रत्येक के अलग अलग होते हैं। तो अब यहाँ पर जो विद्वान है वो अपना क्या मत देते हैं, क्या दृष्टिकोण देते हैं? सिपाही विद्रोह, स्वतंत्रता संग्राम, सामंतवादी। देखिए, कुछ बोलते हैं इसको सिपाही विद्रोह, कुछ बोलते हैं इसको स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, कुछ क्या बोलते हैं सामंतवादी प्रतिक्रिया, कुछ क्या बोलते हैं जन क्रांति। ठीक है, कुछ क्या बोलते हैं राष्ट्रीय आंदोलन, कुछ बोलते हैं ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध। ठीक है, और कुछ क्या बोलते हैं सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष आदि। तो सबके मत अलग अलग है यहाँ पर। ठीक है, सभी विद्वानों के मत अलग अलग है। अब देखेंगे हम इसके कारण क्या थे, इस विद्रोह का उत्पन्न होने का क्या कारण था। उस समय बहुत से ऐसे कारण उत्पन्न हुए जिसकी वजह से भारतीयों में अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह की भावना जागी। वे कारण थे, राजनीतिक कारण की बात करें हम, आर्थिक कारण, सामाजिक एवं धार्मिक कारण, सैनिक कारण, और एक आ जाएगा आपका तात्कालिक कारण। ठीक है, वो लिखा नहीं है यहाँ पर। तो राजनीतिक कारण में क्या था? लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि। इसमें क्या था? 1798 में भारत में तात्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत के सभी राज्यों के साथ सहायक संधि की थी, जिसके तहत सभी सहयोगी राजाओं के भू क्षेत्र पर सैन्य टुकड़ियां तैनात रहेंगी। उन सैन्य टुकड़ियों के रखरखाव का खर्चा
ठीक है, उन सैन्यों का रखरखाव का खर्चा राजा ही उठाएगा। राजा के दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया जाएगा, जो क्या करेगा, प्रत्येक खबर गवर्नर जनरल को देगा, भेजेगा। राजा किसी और शासक के साथ न तो कोई संधि करेगा और न ही उसने जो ब्रिटिश के साथ संधि कर रखी है उसको तोड़ेगा। इन सभी बातों का शासक के ऊपर, ये सभी बातें जो थी शासक के ऊपर क्या कर रहे थे, जबरदस्ती थोप रहे थे, जिस कारण उनके मन में एक व्यापक आक्रोश जमा हो गया था। देखिए इसमें क्या है, इसने ना एक संधि रखी। संधि क्या थी, जो भी देखिए भू क्षेत्र था जो, ठीक है, भू क्षेत्र पर सैन्य टुकड़ियां हम देंगे, तैनात रखेंगे, और उन सैन्य टुकड़ियों का क्या होगा, जो रख रखाव होगा वो किसके खर्चे पर होगा, राजा के खर्चे पर होगा। दरबार में एक रेजिडेंट भेजेंगे, जो कि हमें राजा के प्रत्येक खबर लाकर देगा, ठीक है। और अगर राजा किसी और सैन्य के साथ, किसी और शासक के साथ क्या संधि नहीं कर सकता, और न ही वो ब्रिटिश के साथ की गई संधि को तोड़ सकता है। तो इन सब का बातों पर, इन सब चीजों पर क्या था, राजा जो शासक लोग थे उनका बड़ा ही गुस्सा था, ठीक है, बड़ा ही आक्रोश भरा हुआ था उन लोगों के मन में, ठीक है। अब अगला क्या है, लॉर्ड डलहौजी की लैप्स नीति। इसके अंदर क्या था, ये वर्ष 1848 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी में एक ऐसा कानून बनाया जिसके तहत अगर किसी भारतीय शासक का उत्तराधिकारी नहीं है, मैं बता देती हूँ इसमें क्या था। देखिए लैप्स की नीति क्या थी, इसके अंदर अगर किसी शासक को उत्तराधिकारी नहीं है तो वो क्या होगा, वो उस शासन पर राज कौन करेगा, भविष्य में ब्रिटिश सरकार करेगी, ठीक है। यहाँ पर क्या था कि गोद लिया हुआ बच्चा मान्य नहीं होगा, दत्तक पुत्र मान्य नहीं होगा। अब जैसे झांसी की रानी थी, ठीक है, उनका अपना पुत्र था दामोदर, बट क्या हुआ था, उनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने के पश्चात जब उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया तो उसको उसका शासक नहीं माना गया, ठीक है। और क्या बोलने लगी सरकार कि इसके ऊपर हमारा शासन होगा, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक उस टाइम पे उनकी मृत्यु हो चुकी थी। अब आगे देखते हैं, नाना साहब की पेंशन पर रोक। नाना साहब जो थे वो पेशवा बाजीराव दुत्ते के दत्तक पुत्र थे, ठीक है। पेशवा की मृत्यु के बाद क्या हुआ, मराठा साम्राज्य का शासन स्थान ब्रिटिश सरकार ने ले लिया, और नाना साहब को मिलने वाली जो पेंशन थी उसको भी रुकवा दी, जिस कारण कानपुर के लोगों ने ब्रिटिश सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया। सतारा और नागपुर पर कब्जा। अब इस पर जो कब्जा करा था वो लैप्स की नीति के द्वारा कर लिया। क्या बोला गया, सतारा के शासक शाहजी की मृत्यु के बाद सतारा पर भी ब्रिटिश सरकार ने लैप्स कानून के तहत अपना कब्जा जमा लिया, जिस कारण क्या हुआ, सतारा के जो सैनिक थे, ठीक है, ब्रिटिश सरकार के प्रति उनका गुस्सा था, जन्म लेने लगा। इसके तुरंत बाद उन्होंने यही सब चीज क्या करा, नागपुर पर भी कर लिया, नागपुर पर भी कब्जा कर लिया उन्होंने, क्योंकि वहां का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। अब नेक्स्ट क्या है, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में आ जाएंगे आपके कारखानों में मशीनों का प्रयोग। उस टाइम पे देखिए इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण मशीनों से बने उत्पाद अत्यंत सस्ते दामों पर भारत में बिकने लगे थे, जिस कारण भारतीय कारीगरों के रोजगार के साधन छिनने लगे थे, और ऊपर से ब्रिटिश सरकार ने उनके ऊपर अधिक कर भी लगा रखा था, जिस कारण क्या हुआ, जो भारतीय कारीगर थे ना उनके मन में असंतोष की भावना जन्म लेना शुरू कर दिया, और उन्होंने क्या करा, सरकार का विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। सेकंड आ जाएगा अंग्रेज की व्यापारिक नीति। अंग्रेज की व्यापारिक नीति के कारण भारत के सभी भारतीयों के व्यापार ठप पड़ गए। भारतीय उत्पादों का विदेशों में भेजने के लिए अत्यधिक शुल्क देना पड़ता था, जिसमें मुनाफे के स्थान पर क्या होता था, घाटा होता था, और इससे धीरे धीरे क्या हुआ, मन में ना गुस्सा पनपता है लोगों के, ठीक है। अभी वही गुस्सा बाद में फूटेगा, देखना। स्थायी बंदोबस्त की नीति और अत्यधिक कर। इस नीति के तहत भारत के जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया गया। जमींदार एक निश्चित मात्रा में कर को सरकार को खजाने में जमा करा देते थे, और किसानों से अधिक मात्रा में कर वसूलते थे। सामान्यतः जनता पर भी सरकार ने बहुत अधिक मात्रा में कर लगा रखा था, जिस कारण सामान्य जनता सरकार का विरोध करने लगी थी, ठीक है। सामाजिक आर्थिक कारण, धार्मिक कारण। अब इसमें क्या हो जाएगा, देखिए 1856 का धार्मिक निर्गोयता अधिनियम। इसमें क्या था, इसमें 1856 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले व्यक्तियों को ही अपने पैतृक संपत्ति का हकदार माना गया, और उन्हें नौकरियों में पदोन्नति, शिक्षा, इस संस्थानों में प्रवेश की सुविधा प्रदान की गई। इस कानून के कारण बड़े व्यापक स्तर पर पादरियों ने हिंदू और मुसलमान को ईसाई बनाया, जिस कारण भारतीय धार्मिक समाज अंग्रेजों पर क्रोधित होने लगे। इस कानून के तहत क्या था, इसमें यह था कि जो ईसाई धर्म को अपनाएगा उसी को उसके पैतृक माने
पिता की संपत्ति पर अधिकार होगा। तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, जो हिंदू लोग थे, जो मुसलमान लोग थे, उन्होंने क्या शुरू करना कर दिया, अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। ठीक है, हिंदू मुसलमान छोड़कर वो क्या बन गए, सिख ओ सॉरी ईसाई बन गए। ठीक है, जिसके कारण उनको पैतृक संपत्ति पर अधिकार मिला और पद उन्नति हुई उनकी। नेक्स्ट कारण आ जाएगा विलियम बेटिक के सुधार। अब इसमें क्या था, देखिए ये अच्छा था लेकिन इसको भारतीय गलत मानते थे, जैसे सती प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया। ठीक है, इन पर उन्होंने रोक लगाई थी। तो इसको जो हिंदू लोग थे वो बोलते थे कि हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं लोग, लेकिन आज के टाइम से देखें तो ये काफी अच्छा उन्होंने किया था। ठीक है, फिर भी ये कारण भी था कि जिसके कारण भारतीयों के मन में क्या था, ब्रिटिश के प्रति गुस्सा पनप रहा था धीरे धीरे। ठीक है, रंग भेद की नीति, इसके अंदर क्या था, जो ब्रिटिश लोग थे वो भारतीयों को ना बहुत ही नीचा समझते थे। ठीक है, उनको कभी भी सुना देते थे कुछ भी, गलत दृष्टि मतलब हीन दृष्टि से देखते थे, और हिंदू मुसलमानों को कट्टरपंथी एवं निर्दयी समझते थे। सैनिक कारण आ जाएंगे इसमें। देखिए सैनिक कारण में क्या होता है, भारतीय सैनिकों को समुद्र पर लड़ने भेजना एक कानून था, उस पर ना सिग्नेचर कराए जाते थे जो भी सैनिक में शामिल होता था, कि आपको लड़ने के लिए कहीं पे भी भेज दिया जाएगा। ठीक है, उसमें आपको समुद्र पार भी भेज दिया जा सकता था। लेकिन ऐसे में क्या था, जो हिंदू लोग थे, जो ब्राह्मण लोग थे, वो उन लोगों के लिए उन लोगों के लिए समुद्र पार करना क्या था, उनके धर्म के खिलाफ था। तो ऐसे में क्या हुआ, जब उनको जबरदस्ती भेजते थे तो उनके मन में धीरे धीरे आक्रोश जमा होने लगा। वेतन, पदोन्नति और तैनाती में भारतीयों के साथ भेदभाव, इसमें क्या होता था, जो वेतन था, जो पदोन्नति थी, और जो भारतीयों की तैनाती थी, इसमें जो ब्रिटिश प्रशासन में जो सैनिक थे, ठीक है, उनके साथ तो काफी अच्छा व्यवहार करा जाता था। उनको जो तैनाती की जगह थी वो काफी अच्छी दी जाती थी, जहां पर दंगे फसाद ना होते थे। ठीक है, उनकी पद में उन्नति की जाती थी, उनको वेतन भी काफी अच्छा जाता था भारतीयों के मुकाबले। तो इससे क्या हुआ, जो भारतीय सैनिक थे उनके मन में विद्रोह ने जन्म लेना शुरू कर दिया। ठीक है, अब तात्कालिक कारण क्या था, चर्बी वाले कारतूस। इसके अंदर क्या था, इसके अंदर देखिए एक कारतूस था, उसमें मतलब गाय और पीआईजी दोनों की चर्बी लगी हुई थी। ठीक है, जिसे मुंह से ही फाड़कर बंदूकों में डाला जाता था। अब ऐसे में जो हिंदू थे और जो मुसलमान थे, दोनों का ही धर्म क्या हो रहा था, भ्रष्ट हो रहा था। ठीक है, हिंदू के लिए गाय और मुसलमान के लिए पीआईजी। ठीक है, तो दोनों का धर्म भ्रष्ट हो रहा था। तो इसको भी पता है फिर क्या हुआ, सबसे ज्यादा बड़ा कारण यही माना जाता है इस क्रांति का। ठीक है, अब इसके यहाँ अगर हम प्रभाव की बात करें तो ये वाला था, ये आपका तात्कालिक कारण में आ जाएगा। ठीक है, मतलब इस कारण ने ऐसा कर दिया कि अब तो बस करना है। आपने उसका नाम सुना होगा, नाम मुझे भी याद नहीं है, उसकी एक फिल्म भी आमिर खान की, सबसे पहले उसी ने फांसी पर चढ़ा था। ठीक है, चारवी वाले कारतूस का उसने क्या करा था, विरोध करा था, और उसने 2 लोगों को गोली मार दी थी। मंगल पांडे है ना, मंगल पांडे, उसने सबसे पहले इसका विरोध करा था और 2 लोगों को सैनिक को गोली मार दी थी, जिसके कारण उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। ठीक है, छावनी। तो उसके कारण क्या हुआ था, फिर धीरे धीरे लोगों के अंदर और ज्यादा क्रोध उत्पन्न होने लगा, किसके प्रति, ब्रिटिश लोगों के प्रति। अब आगे इसके प्रभाव देखें हम तो देखिए क्षेत्रों की सीमा का विस्तार की नीति की समाप्ति। ठीक है, इसके बाद जो महारानी का घोषणा पत्र था उसके अनुसार क्षेत्रों की सीमा का विस्तार की नीति समाप्ति कर दी गई थी। उसमें ये कहा गया था कि जितना क्षेत्र है उतना काफी, और विस्तार नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा 1857 का दोहरा नियंत्रण समाप्त। अब जो कंपनी जो नियंत्रण कर रही थी भारत को, वो नहीं करेंगे, अब सीधा जो ब्रिटिश सरकार है, ठीक है, वही करेगी, जो रानी है वहां की वही करेगी। इसमें यह था। और नेक्स्ट आ जाएगा सेना पुनर्गठन। शासन द्वारा पील आयोग की रिपोर्ट पर जाति धर्म के आधार पर रेजिमेंट को बांट दिया गया और सेना में भारतीयों की अपेक्षा यूरोपीय सैनिक को संख्या में बढ़ा दिया गया। इसमें देखो, अब जो अंग्रेज लोग थे ना, वो थोड़ा डर गए थे। वो क्यों डर गए थे, क्योंकि भारतीय सैनिक का उनको डर था कि अगर भारतीय सैनिक को हम सब कुछ मतलब अस्त्र शस्त्र के बारे में पता होगा, अगर हम उनको वहां पर नियुक्त करते हैं तो फिर क्या होगा कि फिर से वो ऐसी कोशिश कर सकते हैं ना। तो उन्होंने क्या करा, यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी और भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी, और जो अस्त्र शस्त्र है उनको भी ना यूरोपियों के अंदर रखा, यूरोपीय सैनिकों के अंदर रखा, भारतीय सैनिकों के अंदर नहीं रखा। अब ये महारानी का घोषणा पत्र था, इसके अंदर बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे। इनके घोषणा पत्र को मैरगा काटा भी कहा जाता है, तो आप ये पढ़ लेना। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, गवर्नर जनरल की स्थिति में परिवर्तन। अब गवर्नर जनरल
ब्रिटिश राज्य के व्यक्तिगत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने लगे तथा उन्हें वायसराय कहा जाने लगा। जो पहले मतलब नियम कानून बनाते थे उनका ये, ठीक है। विद्रोह के सामाजिक और धार्मिक प्रभाव, ये पढ़ लेना। और इसके बाद क्या होता है, राष्ट्रीय एकता बढ़ी थी लोगों के अंदर। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पर और भी ज्यादा भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, पेपर से रिलेटेड। आपका पेपर 24 तारीख को है हिस्ट्री का, और आपका 29 को पोल साइंस का, ठीक है, उससे पहले अपलोड कर दिए जाएंगे।